हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आप लोग एसएसटी बाई अनूप सर यूट्यूब चैनल में आज हाई स्कूल नेशनलिज्म इन इंडिया के सेकेंड क्लास का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में आपको रौलट एक्ट के बारे में बताया गया था कि 18 मार्च 1990 को रौलट एक्ट आया। सर रौलट के नेतृत्व में इसे बनाया गया था, जिसे ब्लैक लॉ या काला कानून की संज्ञा प्रदान की गई थी। तो आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग मैसर्स, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही रौलट एक्ट आया, महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान करते हुए यह डिसीजन लिया कि 6 अप्रैल को वह रौलट एक्ट के विरोध में हड़ताल प्रारंभ करेंगे या कहें कि स्ट्राइक शुरू करेंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया कि 6 अप्रैल को ये जो रौलट एक्ट है, यानी कि जो रौलट एक्ट है, इसके विरुद्ध वह स्ट्राइक शुरू करेंगे। परिणाम 6 अप्रैल को स्ट्राइक प्रारंभ होती है। जगह जगह धरना दिए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और अंग्रेजों की व्यवस्था के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं। इसी बीच अंग्रेजों को लगा कि उनकी रेलवे टेलीकॉम जो सिस्टम था वह ध्वस्त हो जाएगा। इसके डर से उन्होंने इस हड़ताल का या इस आंदोलन का विरोध करना शुरू किया, ठीक है ना। जैसे ही इसका उन्होंने विरोध करना या इसका दमन करना शुरू किया, तो गांधी जी के नेतृत्व में यह तय हुआ है कि जैसे ही डिसीजन यह हुआ कि दमन कार्य शुरू हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप इस दमन कार्य के तहत 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने एक कार्यवाही करते हुए अमृतसर या पंजाब के कुछ स्थानीय जो लोकल लीडर थे या स्थानीय नेता थे, उन स्थानीय नेताओं को इस एक्ट के तहत क्या किया, गिरफ्तार किया और उन्हें नजरबंद कर। 10 अप्रैल को जो गिरफ्तार हुए उनमें से 2 पर्सन ऐसे थे जो थे, उनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू, तो इसका कहें तो डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना। इन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद इस गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकला। उस जुलूस पर पुलिस ने आक्रमण किया या अंग्रेजों द्वारा उस जुलूस पर आक्रमण किया गया। एक शांतिपूर्ण जुलूस था जिसके विरोध में लोगों ने फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध हड़तालें या जो अंग्रेजों की विरुद्ध व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के विरुद्ध अभियान चलाया। परिणाम इस क्षेत्र पर मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। यानी कि आपको ऐसे समझना है, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल प्रारंभ करते हैं। देश में जगह जगह पर हड़तालों का आयोजन होता है और शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाते हैं। अंग्रेजों को लगा कि उनकी जो रेलवे और टेलीकॉम व्यवस्थाएं हैं वह इन क्रांतिकारियों द्वारा या इन रिवॉल्यूशनरीज द्वारा ध्वस्त कर दी जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि स्थानीय लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। स्थानीय लीडर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू उसमें इंपॉर्टेंट थे। सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब स्थानीय लीडर्स को गिरफ्तार किया गया तो वहां के लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस लेकर इनके गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू किए
जिसके कारण उस शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज की गई और उसके स्थान पर मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू कर दिया गया। पंजाब के अमृतसर क्षेत्र पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, क्योंकि ये सभी स्थानीय लीडर्स जो थे, लोकल लीडर्स थे, ये पंजाब के अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर के। अब इसके बाद जब यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तो बात आती है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है और इस बैसाखी के दिन अमृतसर के शहर से थोड़ी दूर पर एक बाग है जिसका नाम था जलियांवाला बाग, ठीक है ना। तो इस जलियांवाले बाग पर बैसाखी के दिन प्रतिवर्ष एक मेले का यानी फेयर का आयोजन होता था, ठीक है ना। यानी इस मेले का आयोजन यहाँ किया जाता। परिणाम इस वर्ष 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में मेले का आयोजन था। इस मेले में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जो दूर दराज क्षेत्र से इस स्थान पर मेला देखने आए थे, यानी इस फेयर को देखने आए थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो इन नेताओं के गिरफ्तारी का, यानी जो ये लोकल लीडर थे सैफुद्दीन और सत्यपाल, इनके गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इस मेला में शामिल हुए, ठीक है ना। जो गांव से लोग आए थे, उन्हें गांव से आने के कारण और अमृतसर से दूर होने के कारण उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ पर या इस क्षेत्र पर मार्शल लॉ लागू है या सैनिक कानून लागू है। इनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है। जैसे मेला आयोजन चल रहा था, उसमें कुछ लोग मेला देख रहे थे, कुछ लोग नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में सभा का आयोजन कर रहे थे, और जैसे ही इसकी सूचना वहां के जो जनरल थे या कहें कि जो सेना ऑफिसर्स थे जिनका नाम था जनरल डायर, जैसे ही जनरल डायर को इसकी सूचना मिलती है, वह तुरंत इस बाग पर पहुंचते हैं, इस बाग को चारों ओर से घेरते हैं, उनके दरवाजों को बंद कराते हैं, जो निकलने के गेट, उन गेट को बंद करके, और इस 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस बाग में अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है, यानी कि अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, और उस फायरिंग में लगभग सैकड़ों लोग यानी 100 की डेथ होती है और मोर देन थाउजेंड्स इसमें घायल होते हैं, यानी 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग घायल होते हैं। इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है ना। अब इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के पक्ष में जनरल डायर ने कहा कि हम लोगों में दहशत, डर, ठीक है ना, हम लोगों में दहशत या डर का भाव पनपाकर उनमें दहशत या डर, यानी कि एक प्रकार से कहें तो हॉरर एंड अमेजमेंट के माध्यम से हम लोगों में एक मोरल इफेक्ट छोड़ना चाहते थे या एक मोरल इफेक्ट डालना चाहते थे। यह कहकर जनरल डायर ने अपना पक्ष से दूर कर दिया। अब आगे देखते हैं। जैसे ही यह सूचना पूरे देश में फैलती है कि जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, तो जगह जगह फिर से हड़ताल और धरने शुरू हो जाते हैं या अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध होता है। अंग्रेजों द्वारा इन विरोधों का बहुत ही क्रूरता पूर्वक दमन किया जाता है। लोगों को डराने या लोगों में दहशत पैदा करने के लिए लोगों को घसीट कर चलने
नाक रगड़कर सड़क पर चलने आदि के लिए बाध्य किया जाता था। सैनिकों द्वारा इसके लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसके अलावा कुछ गांवों में बम वर्षा भी की गई थी, जिसमें गुजरवाल पंजाब का प्रसिद्ध है। यानी कुछ गांवों में बमबारी करके लोगों में दहशत का भाव लाने का प्रयास किया गया और इस आंदोलन का दहशत का भाव या अंग्रेजों के क्रूर दमन को देखकर अंततः महात्मा गांधी ने यह डिसीजन लिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान के लिए इससे एक और विशाल आंदोलन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसको मिटाते हैं। तो रॉबर्ट एक्ट कल पढ़े थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड आज पढ़ लिया आप लोग। ठीक है ना। रॉबर्ट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919 को। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल 1919 को। अब देखेंगे खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट्स। तो अब देखेंगे खिलाफत आंदोलन और इसके साथ साथ चलेगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? असहयोग आंदोलन का मतलब है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है ना। तो खिलाफत आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट्स एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स, इन दोनों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं खिलाफत मूवमेंट्स। इसके पहले हमने बताया कि जो जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद लोगों का जो विद्रोह था, उसके प्रति अंग्रेजों ने एक क्रूर दमन किया। गांधी जी ने उसे इसलिए वापस ले लिया कि उनका मानना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए हमें उससे विशाल आंदोलन की जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी ने यह माना कि अंग्रेजों के विरुद्ध अगर अभियान चलाना है तो हिंदू व मुसलमान इन दोनों में एकता या यूनिटी का भाव लाना है, या इन दोनों को एक साथ जोड़कर ही एक विशाल आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। ऐसा मौका कहां से मिला? ये खिलाफत मूवमेंट्स क्या है इसके बारे में जानते हैं कि इस समय अगर कहें तो प्रथम विश्व युद्ध, आपको शुरू में बताए थे, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चल रहा था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो गुट थे, एक त्रिमैत्री राष्ट्र और त्रिगुट, यानी एक त्रि एलियांस था। तो जो त्रिगुट था या त्रिमैत्री राष्ट्र थे, उनमें एक गुट पराजित हुआ, एक गुट विजित हुआ। तो जो विजित होने वाला गुट था उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस आदि थे। जो पराजित वाला होने वाला गुट था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की कितना शामिल थे। तो यहाँ पर हम लोग टर्की की बात करते हैं। टर्की को कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, इसको तुर्की के नाम से या टर्की के नाम से जानते हैं। अब ये जो टर्की है, ऑटोमन साम्राज्य है, यह जो है जिस गुट से युद्ध कर रहा था वह गुट पराजित। लेकिन भारत की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल था। इंग्लैंड, ब्रिटेन और रूस की तरफ से शामिल था। और ये कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता पर विचार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों को एक एक करके अपमानित करने का कार्य किया था, यानी उनको अपमानित कर रहे थे। तो इसमें एक ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य भी था, जिन्हें मित्र राष्ट्रों ने एक सीवर्स की संधि, ट्रेडी ऑफ सीवर्स, ठीक है ना, ट्रेडी ऑफ सीवर्स, सीवर्स की संधि को बाध्य करने या इस संधि को मानने के बाद इसमें हुआ क्या? उस समय अगर कहें तो जो हमारा इस्लाम धर्म है, ठीक है ना, इस्लामिक
जो रिलीजन्स है, इस्लाम रिलीजन्स है, उस धर्म का जो सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता जो होता था, यानी स्पिरिचुअल लीडर्स, ठीक है ना, उस धर्म का जो स्पिरिचुअल लीडर्स होता था, जिसे खलीफा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा। खलीफा इस्लाम धर्म का प्रमुख लीडर होता है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं शंकराचार्य है, ये ऐसे पद पर संबोधित करते हैं, तो वैसे ही क्या होते हैं? खलीफा। इन्हें हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म का स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है ना। तो जो तुर्की का सम्राट होता था, जो ऑटोमन साम्राज्य का रूलर होता था, शासक होता था, वह विश्व का, वर्ल्ड स्तर पर इस्लामिक रिलीजन्स का एक स्पिरिचुअल लीडर हुआ करता था, जिसे हम खलीफा। तो इन्होंने क्या कहा कि इस तुर्की का, ये जो तुर्की है, ऑटोमन साम्राज्य है, इसका हम क्या करेंगे? विभाजन कर देंगे। समझा गया? जब हम तुर्की साम्राज्य को दो भाग में बांटेंगे तो दो खलीफा तैयार होंगे, दो सम्राट होंगे। मतलब हम खलीफा की, इस्लाम धर्म के जो स्पिरिचुअल लीडर है, उसकी जो पावर्स हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, उनको डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भारतीय मुसलमानों को यह पता लगा, जो भारतीय मुस्लिम हैं, जब उनको यह पता लगा कि हमारे स्पिरिचुअल लीडर की पावर्स का डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ क्या इसीलिए दिए थे कि वह हमारे खलीफा को विभाजित कर दें, हमारे स्पिरिचुअल लीडर के पावर्स को डिवाइड कर दें, हमने इसके लिए साथ दिया था। परिणाम, दो लीडर्स, एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली ने ऑटोमन साम्राज्य के डिवीजन के विरोध में मार्च 1919 में, मार्च 1990 में एक खिलाफत कमेटी यानी समिति, एक खिलाफत कमेटी का गठन किया। समझा गया? कोई दिक्कत? क्यों? अंग्रेजों के इस नीति का विरोध, ठीक है ना। इधर महात्मा गांधी जी भी अपना आंदोलन रोक देते हैं और उनका मानना था कि यदि हम मुसलमानों को अपने साथ मिला लेते हैं तो हमारा आंदोलन बहुत विशाल रूप धारण कर लेगा, क्योंकि जो रोलर एक्ट के विरुद्ध आंदोलन था वो विशाल तो था, लेकिन अभी तो सिर्फ टाउन्स और सिटीज तक था, जो शहर और कस्बे थे, टाउन्स और सिटी है, वहीं तक फैला था, यानी जो विलेज या रूरल एरिया है वहां पर उसका डेवलपमेंट नहीं था। अब वो चाहते थे कि इस्लाम को भी साथ लेकर एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करें जो रूरल एरिया तक भी फैला रहे, गांव तक भी रहे। इसलिए महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया कि हम खिलाफत समिति का समर्थन करें अगर, तो हमें इस आंदोलन में मुसलमानों का साथ मिल सकता है। इस पक्ष में महात्मा गांधी ने, नीचे आपको अब दिखाई नहीं देगा, इस पक्ष में महात्मा गांधी ने एक 20 सितंबर 1919 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन यानी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित होती थी, वह कहां हुई? कलकत्ता में, ठीक है ना। कलकत्ता में यानी कैलकाटा कर दीजिए, कैलकाटा में कांग्रेस का वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। कब? सितंबर 1920। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, आगे हम एक और बताएंगे। दिसंबर 1920 और ये सितंबर 1919, सॉरी सितंबर 1920 करना है, 1920 करना है। तो सितंबर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल कॉन्फ्रेंस जो कोलकाता में आयोजित
हुआ उसमें यह विचार रखते हैं भारतीय लीडर्स नेताओं के सामने कि हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें, खिलाफत मूवमेंट का समर्थन करें, साथ में असहयोग आंदोलन को शुरू करें। ठीक है ना। इस पर गांधी जी इस कमेटी पर अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं और जिसे यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। यानी इस कमेटी में यह स्वीकार किया जाता है कि हम इस खिलाफत मूवमेंट्स का समर्थन कर दें और एक अलग से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू करें, यानी कि असहयोग आंदोलन को शुरू करें। अब चलिए, जब यहाँ पर उन्हें स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, इस यहाँ पर स्वीकृति रखने के पक्ष में महात्मा गांधी ने एक, इसके पहले उन्होंने 1909 ईस्वी में 1909 यानी 1909 में उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, ये पूछी जा सकती है हिंद स्वराज किसकी रचना है या किसने लिखा था या इसके राइटर्स कौन हैं। तो हिंद स्वराज के राइटर्स कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? 1909 ईस्वी। इस रचना में उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया था कि भारतीय जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में भारतीयों के सहयोग से स्थापित है। ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित है, इसलिए भारतीय अगर अपना सहयोग वापस ले ले, क्योंकि उनका जो शासन है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, यदि भारतीय सहयोग अपना वापस, ब्रिटिश शासन अपना सहयोग वापस ले ले तो अभी अंग्रेज की शासन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी या गिर जाएगी। इस तरह उन्होंने यह प्रस्ताव रखा और इसे स्वीकार किया। जब यहाँ पर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम बना के प्रस्तुत किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो या क्लास पर हम लोग असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को देखेंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।